ताजमहल। ये नाम सुनते ही जहन में एक ही तस्वीर आती है, मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस खूबसूरत कहानी के पीछे कई और कहानियां भी छिपी हैं? कुछ विवादों की, कुछ साजिशों की और कुछ गहरे रहस्यों की। तो आज हम इन्हीं दावों की पड़ताल करने वाले हैं। तो सीधा सवाल ये है, क्या ताजमहल वाकई एक बादशाह की अपनी बेगम के लिए बेपनाह मोहब्बत की दास्तान है, या फिर ये एक चोरी किया हुआ मंदिर है जिसके अंदर कई काले राज दफन हैं जिन्हें हमसे छिपाया गया है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 बातें कही जाती हैं। पहली, कि ये असल में तेजो महालया नाम का एक हिंदू मंदिर था। दूसरी, कि इसके 22 बंद दरवाजों के पीछे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और तीसरी, सबसे डरावनी कहानी, कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ ही कटवा दिए थे। चलिए, एक-एक करके इन सब दावों को परखते हैं। अच्छा, इन सारी साजिशों की थ्योरीज से पहले एक नज़र उस कहानी पर डालते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वो असली कहानी जिसने ताजमहल को बनवाया। तो कहानी के हीरो हीरोइन हैं बादशाह शाहजहां, जिनका असली नाम था खुर्रम, और उनकी बेगम मुमताज महल, जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अब देखिए, उस जमाने के दरबारी रिकॉर्ड्स ये साफ बताते हैं कि शाहजहां की और भी बीवियां थीं, लेकिन वो सब राजनीतिक गठबंधन थे। उनका असली लगाव, उनका प्यार सिर्फ मुमताज के लिए था। वो सिर्फ उनकी बेगम ही नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी राजदार और सलाहकार भी थीं। तो देखिए कहानी आगे कैसे बढ़ती है। 1612 में दोनों की शादी हुई और फिर 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज महल की मौत हो गई। कहते हैं कि शाहजहां इस गम में बिल्कुल टूट गए थे और इसी गहरे सदमे और दुख से जन्म हुआ ताजमहल बनाने के ख्याल का। एक ऐसा मकबरा जो उनकी याद में बनाया गया और जिसे पूरा होने में आप सोचिए पूरे 22 साल लग गए। तो ये तो थी वो कहानी जो हमें इतिहास की किताबों में मिलती है। अब वापस चलते हैं उन दावों पर, उन साजिशों पर, और देखते हैं कि सबूतों की कसौटी पर वो कितने खरे उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 22 बंद दरवाजों की। ये सबसे सनसनीखेज दावा है ना, कि इनके पीछे कुछ बहुत बड़ा राज छुपा है। मूर्तियां हैं या शायद कोई पुराना मंदिर। चलिए देखते हैं कि सच क्या है। अच्छा, तो पहली बात तो ये समझनी होगी कि जिन्हें हम 22 कमरे बोल रहे हैं वो असल में कमरे हैं ही नहीं। जी हाँ, ये एक लंबा सा गलियारा है, एक कॉरिडोर, जिसके दोनों तरफ बस मेहराब यानी आंच बने हुए हैं। ये कोई सीक्रेट तहखाना नहीं है, बल्कि ये एक आर्किटेक्चरल फीचर है जो इमारत को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया था। और ये कोई अनोखी बात भी नहीं है। मुगल दौर के कई मकबरों में, जैसे हुमायूं के मकबरे में भी आपको ऐसा ही डिजाइन मिलेगा। और देखिए, इस बात का सबसे पक्का सबूत तो खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने ही दे दिया। जब ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा तो एएसआई ने इन दरवाजों के पीछे की तस्वीरें पब्लिक कर दी। आप देख सकते हैं, मरम्मत से पहले और बाद में। ये बस एक सादा सा गलियारा है, कोई मूर्ति नहीं, कोई छिपा हुआ कमरा नहीं। तो पहला दावा तो यही खारिज हो जाता है। चलिए, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े दावे पर, तेजो महालय थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था जिस पर शाहजहां ने बस कब्जा कर लिया और उसे मकबरे में बदल दिया। कितनी सच्चाई है इसमें? लेकिन जब हम असली ऐतिहासिक दस्तावेज देखते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। देखिए, ये जमीन आमेर के राजा जयसिंह की थी और राजा जयसिंह मुगलों की एक बहुत जरूरी और भरोसेमंद सहयोगी थे। तो शाहजहां ने जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि एक प्रॉपर डील हुई, एक अदला बदली। राजा जयसिंह ने यमुना किनारे की अपनी ये आलीशान हवेली मकबरे के लिए दी और बदले में शाहजहां ने उन्हें अपनी सल्तनत से 4 दूसरी बड़ी हवेलियां दी। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे लेन देन के सरकारी दस्तावेज यानी फरमान आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। तो सवाल ये है कि अगर दस्तावेज कुछ और कहते हैं तो ये तेजो महालय वाली बात आई कहाँ से? तो ये थ्योरी दी थी पीएन ओक ने। अब ये जानना जरूरी है कि पीएन ओक कोई पेशेवर इतिहासकार नहीं थे, वो एक लेखक थे। मतलब उनके काम को कभी भी दूसरे इतिहासकारों ने सबूतों पर खरा नहीं पाया। और यहीं पर हमें इतिहास लिखने के असली तरीके और मनगढ़ंत कहानियों में फ़र्क समझना होगा। जो प्रोफेशनल हिस्टोरियंस होते हैं वो सबूतों पर काम करते हैं। दस्तावेज, पुरानी चीज़ें, कार्बन डेटिंग, हर चीज़ की बारीकी से जांच होती है। दूसरी तरफ पीएन ओक का तरीका क्या था?
वो बस मिलती जुलती आवाजों वाले शब्द पकड़ते थे। जैसे क्योंकि वैटिकन सुनने में वाटिका जैसा लगता है, तो उन्होंने कह दिया कि वैटिकन सिटी भी एक हिंदू केंद्र था। ये ऐतिहासिक रिसर्च नहीं है, ये बस शब्दों का खेल है। और सिर्फ इतिहासकार ही नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी इस थ्योरी को नहीं माना। साल 2000 में PNO इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए और पता है कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने उनकी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि लगता है उनके दिमाग में कोई कीड़ा है। ये कोर्ट का ऑफिशियल कमेंट था। चलिए अब आते हैं तीसरी और सबसे खौफनाक कहानी पर। वो कहानी जो हम सब ने बचपन में कहीं न कहीं सुनी है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने उन 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी कोई खूबसूरत चीज ना बना सकें। अब इस कहानी को परखने के लिए ना हमें किसी बड़े ऐतिहासिक सबूत की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। जरा सोचिए, 20,000 लोग, क्या वो सब चुपचाप लाइन लगाकर खड़े रहेंगे कि हाँ अब मेरे हाथ काट दो? बिल्कुल नहीं। जैसे ही पहले कुछ लोगों के साथ ऐसा होता, बाकी के 19,999 लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग नहीं जाते। ये कहानी लॉजिक पर ही खरी नहीं उतरती। और लॉजिक के अलावा सबूत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। देखिए, उस दौर के किसी भी इतिहासकार ने, किसी भी विदेशी यात्री ने कहीं भी इस भयानक घटना का जिक्र नहीं किया है। जीरो। आज तक कहीं भी कटे हुए हाथों की कोई कब्रगाह या ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास इसके बिल्कुल उलट सबूत मौजूद हैं। जिन कारीगरों और आर्किटेक्ट्स ने ताजमहल बनाया था, उनमें से कईयों ने आगे चलकर शाहजहां के अगले बड़े प्रोजेक्ट यानी शाहजहानाबाद, आज की पुरानी दिल्ली, और लाल किले को बनाने में भी काम किया था। तो हाथ कहाँ से कटे थे? तो आज जब हमने इन मिथकों को एक एक करके देख लिया है, तो चलिए ताजमहल को उसके सही कॉन्टेक्स्ट में रखे समझते हैं कि उसकी असली जगह इतिहास और आर्किटेक्चर में क्या है। देखिए, ताजमहल कोई अजूबा नहीं था जो रातों रात आसमान से टपक पड़ा। ये असल में मुगल आर्किटेक्चर के एक लंबे सफर का नतीजा था। ये परंपरा दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से शुरू हुई, फिर लाहौर में जहांगीर के मकबरे तक पहुंची और आखिर में ताजमहल पर आकर अपने शिखर पर पहुंची। ये बड़ा सा गुंबद, चारों कोनों पर मीनारें, वो खूबसूरत बाग, ये सब मुगल स्टाइल की पहचान है। ये किसी दूसरी इमारत से कॉपी नहीं किए गए, बल्कि ये उसी स्टाइल का एक विकसित रूप थे। तो हमने दावों को परखा, सबूतों को देखा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब करना जरूरी क्यों है? असली इतिहास और अफवाहों में फर्क करना इतना मायने क्यों रखता है? ताजमहल को देखने के नजरिए हमेशा अलग अलग रहे हैं। एक तरफ शकील बदायूनी जैसे शायर हैं जो कहते हैं कि एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ साहिर लुधियानवी जैसे शायर भी हैं जो कहते हैं कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। और देखिए, ये दोनों बहसें अपनी अपनी जगह ठीक है। किसी स्मारक के मतलब पर बहस हो सकती है, उसकी व्याख्या पर हो सकती है, लेकिन ये बहस हमेशा सच और तथ्यों पर होनी चाहिए, सुनी सुनाई कहानियों या अफवाहों पर नहीं। तो आखिर में हम ताजमहल को कैसे देखें? ये वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये हम सब की, पूरी दुनिया की एक साझा विरासत है। इसकी पहचान, इसकी खूबसूरती, इसकी कला और इसके इतिहास से होनी चाहिए, न कि किसी बेबुनियाद कहानी से। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज के इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में जब हर तरफ से इतनी जानकारी आ रही है, तो हम अपनी इतिहास के बेहतर जासूस कैसे बन सकते हैं? सच और झूठ में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? शायद इसका जवाब उन्हीं तरीकों में छुपा है जो हमने आज इस्तेमाल किए। सवाल पूछना, सबूतों को टटोलना और ये देखना कि जानकारी आ कहाँ से रही है।